तो नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इन दिनों विधानसभा चुनाव जोरों शोरों पर है। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। ऐसी एक सीट है हमारे हीरानगर की। हीरानगर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार में। भारतीय जनता पार्टी से जहां एक तरफ अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा जी चुनाव मैदान में है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राकेश कुमार चौधरी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में चुनाव के दौरान दोस्तों अक्सर होता है ऐसा है कि अलग अलग बेल्ट का वोट अलग अलग तरीके से पड़ता है, जहाँ अलग अलग बेल्ट के लोग अपना चुनाव अलग अलग कैंडिडेट को या अलग अलग पार्टी को देना पसंद करते हैं। ऐसी एक बेल्ट है हमारी बॉर्डर बेल्ट, और बॉर्डर बेल्ट के बारे में जो बखूबी जानते हैं उस शख्स से आज हम बातचीत करेंगे। भरत भूषण शर्मा जी हैं, ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं बॉर्डर वेलफेयर कमेटी के 1998 से लेके अभी तक, या यूँ कहें कि इन्होंने बॉर्डर के लोगों के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है। बॉर्डर में कोई भी समस्या रहती है तो लोग सबसे पहले इन्हें याद करें, क्योंकि 3 बार ये बॉर्डर के सरपंच भी रह चुके हैं। और बॉर्डर की कोई समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो बॉर्डर के लोग सबसे पहले भरत भूषण शर्मा जी के पास आते हैं। तो आज हम भी आए हुए हैं जानने के लिए बॉर्डर का हाल, क्योंकि कांटे की टक्कर है हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब देखना ये है कि बॉर्डर किसकी तरफ जाता है, क्योंकि बॉर्डर के वोट की एक खासियत रहती है कि बॉर्डर का वोट जो रहता है वो लगभग सारा वोट ज़्यादा मात्रा में एक कैंडिडेट को जाता है या किसी एक पार्टी को जाता है। तो सर स्वागत करते हैं हम सबसे पहले आपका। धन्यवाद। तो सर क्या आप किस तरह से, सबसे पहले हम हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, किस तरह से देखते हैं चुनावी माहौल गर्म हो रखा है अभी? देखिए, ये हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी वैसे बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जिसमें घग्वाल ब्लॉक भी था, राजपुरा ब्लॉक था। डिलिमिटेशन के बाद पहले तो वोट 1,15,000 वोट था, लेकिन आज डिलिमिटेशन के बाद हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट जो रह गया है वो रह गया है 88,000। तो हीरानगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आज की डेट में वो 3 खितों में है। एक कंडी बेल्ट है, एक बीच का इलाका है और एक बॉर्डर इलाका है। तो ये तीनों इलाकों के अपने अपने तरीके से लोग जो हैं वोट कास्ट करते हैं। तो मैं तो ज़्यादा बिलोंग करता हूँ अपने बॉर्डर से, जैसा आपने फरमाया कि मैं अपना पूरा जीवन जो है, आज दिन तक मेरी 54 साल एज होने के हुआ, तो मैं 25 साल की एज से बॉर्डर के लोगों के लिए काम करता आ रहा हूँ। तो कोई भी समस्या बॉर्डर की हो तो उसको मैं सरकार के समक्ष उठाता हूँ। तो जहाँ तक मेरी बॉर्डर का सवाल है, तो बॉर्डर के लोग जो हैं वो काफ़ी समय से एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। कौन सी पार्टी? बीजेपी से वाबस्ता है। अब तक जो वाबस्ता रहा उनका, अब तक जो वाबस्ता रहा है वो बीजेपी से रहा है। चाहे बीजेपी सरकार किसी की आई या ना आई, या काम किए या ना किए, लेकिन वाबस्ता जो है बीजेपी से ही रहा है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी या जो आज मोदी की सरकार है। ज़्यादा भरोसा जो है लोग, बॉर्डर के लोग जो हैं, जो मेरा मानना जो हमारे से लोग बात करते हैं, वो भाजपा की सरकार पे ही करते हैं। एक दौर था हीरानगर की राजनीति का, जब नाम आता है, एक बड़ा चेहरा सामने आता है, उनका नाम गिरधारी लाल डोगरा जी। 27 वर्ष तक बताते हैं वो हमारे वित्त मंत्री भी रहे। उनके दौर में भी क्या बॉर्डर के लोग नहीं करते थे समर्थन, जहाँ जाता था वोट उस समय कांग्रेस पार्टी को वहाँ से? नहीं, जब गिरधारी लाल डोगरा जी और ठाकरे उनके सामने होते थे, दोनों अधिवक्ता थे और दोनों अच्छे लीडर थे और दोनों पूजनीय लीडर थे हमारे हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के। लेकिन उस समय भी यही हाल था जो आज है, कि जो बॉर्डर का वोट था वो ठाकुर बलदेव सिंह के फेवर में चला जाता था, और जो बीच और पहाड़ी एरिया का वोट था वो गिरधारी लाल डोगरा को जाता था। तो अब कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी कट चुकी है जैसे आपने बताया, तो बॉर्डर के भी कुछ क्षेत्र कटे हैं, जब बॉर्डर वही है सेम है अभी जो? नहीं, बॉर्डर का जैसे राजपुरा ब्लॉक है, ये कटा है हीरानगर से। तो ये एक बड़ी बेल्ट जो राजपुरा बेल्ट है, ये भाजपा की बहुत बड़ी बेल्ट थी, जो ये कट के रामगढ़ के साथ चले गई। ये घग्वाल की जो बेल्ट है ये मिक्स थी, लेकिन फिर भी 70-30 की रेशो थी। 70% लोग भाजपा के साथ थे, 30% कांग्रेस के साथ थे। लेकिन चलो, जो वो तो एक डिलिमिटेशन होना था, उसमें तो होना ही होना था। आज की जो हमारी बॉर्डर जो कॉन्स्टिट्यूंसी हीरानगर बनी है, तो बिलावर से भी हमारी 4 पंचायतें जो हैं वो वापस आई हैं। ये 87 में ही बिलावर के साथ जोड़ी गई थी, आज 2024 में दोबारा वापस आई हैं। जैसे सलन है, ढली है, मेला है, भैया है, ये 4 पंचायतें कट के वापस आई हुई हैं। अच्छा, तो जैसे सर आपने बताया कि बॉर्डर के लोग जो हैं वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं, चाहे हम शुरू से ही देख लें, जहाँ अब की बात करें तो ऐसा क्यों है? क्योंकि समर्थन हमने देखा कोई भी
कोई भी गांव या कोई भी एरिया किसी भी पार्टी को तब समर्थन करता है जब उससे किसी तरह से जुड़ा हो। तो ऐसी क्या चीज़ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ? सबसे जो बड़ी बात है बॉर्डर के लोगों की, जो मैंने नोटिस की है इनके 27 साल सर्विस देने के बाद, कि ये हिंदू माइंडेड लोग हैं। बॉर्डर के लोग एक देशभक्त लोग हैं। सबसे बड़ी दीवार जो है देश के लिए सुरक्षा की है तो बॉर्डर के लोग हैं। और जो पार्टी देश हित में ज़्यादा बात करती है या लोगों को बताती है वो है भाजपा। अब कांग्रेस जो पार्टी है या एनसी जो पार्टी है ये सेकुलरिज्म पे चलते हैं। तो हिंदू माइंडेड होने की वजह से बॉर्डर के लोग जो हैं वो मैक्सिमम एक ही पार्टी को जाते हैं। हिंदू जनसंख्या ज़्यादा हिंदू जनसंख्या बॉर्डर के एरिए जितना भी है नज़दीक, जो 2-3 किलोमीटर के नज़दीक बढ़ता है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कोई जो है एसटी कम्युनिटी के लोग वहाँ पे नहीं बसने देती है, फोर्सेस ही नहीं बसने देती है, और है भी बहुत कम है। ऐसा क्यों नहीं बसने देते कोई? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज दिन तक आपने 1987 से अगर देखा है, अगर कोई भी उग्रवाद में, टेररिज्म में कोई इन्वॉल्व है तो वो मोमडन लोग ही हैं, एसटी कम्युनिटी के लोग ही हैं। हिंदू में उसमें आज दिन तक कोई बंदा फंसा नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो आर्य है, चाहे महाशा है, चाहे सरदार है, वो तो उसमें फंसा नहीं। तो एक ये लोगों का एक विजन बन गया है कि ये टेररिज्म फैलाने में एक ही कौम का हाथ है। ये तो क्या 2014 से पहले और 2014 के बाद इन दोनों समय में कोई फ़र्क आया है क्या बॉर्डर के लोगों के लिए? जहाँ कुछ देखिए कि 2014 से पहले भी स्कीमें काफ़ी थी, लेकिन उसमें मैं मानता हूं कि वो वाली सरकारें जो हैं अपनी स्कीमें लोगों तक पहुंचाने में नाकाम रही। यूँ कह लो कि जहाँ सोशल मीडिया कम था, जहाँ उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जहाँ जो लोकल लीडर जहाँ के लीड करते थे उन पार्टियों को, वो लोगों तक जाते नहीं थे। आज की डेट में क्या हो रहा है कि ये जो भाजपा है, जो सेंटर में सरकार है, ये क्या कि सोशल मीडिया पे लोगों के घरों घरों तक अपने वर्कर को पहुंचा रही है। सोशल मीडिया की वजह से आज आप देखिए कि स्कीम तो पहले भी होती थी बच्चों के लिए पढ़ने पढ़ाने की, स्कॉलरशिप मिलते थे, लेकिन आज PM-SSS जैसे मोदी की सरकार बनी तो उन्होंने एक स्कीम निकाली, तो उसमें हमारे काफ़ी गरीब लोगों के बच्चों, आज कोई बेंगलोर में ट्रेनिंग कर रहा है, कोई दिल्ली में, कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, कोई दिल्ली कहीं भी स्टेट, आउट ऑफ स्टेट में। ये बॉर्डर के लिए सिर्फ या नहीं, ये ऑल ओवर हिंदुस्तान के लिए है, ठीक है। लेकिन हमारे बॉर्डर के लोगों को एक तो क्या था कि हमारे बच्चे फार-फ्लंग एरिया से आते थे, अच्छी स्कूलिंग नहीं होती थी, सूटेबल जगह पे कॉलेज नहीं होते थे, जहाँ हायर सेकेंडरी मान लो वो नहीं होती थी, तो उसकी वजह वो इतने नंबर नहीं ले पाते थे। आज भाजपा सरकार आने से एक EWS की स्कीम निकली, उसमें भी कुछ बच्चे जा रहे हैं। भाजपा सर मैं खुद अपना जो संघर्ष लेके चला था बॉर्डर के लिए रिजर्वेशन का, मैं 97 से उसको फॉलो कर रहा था, उसको लेके धरने दे रहा था, मन व्रत पे जा रहा था, लेकिन कोई जितनी भी सरकारें आई वो आई, कोलिशन की सरकारें आई, वाजपेयी साहब की भी सरकार आई बीच में, वो भी कोलिशन सरकार आई, लेकिन हमारी किसी ने वहाँ तक बात नहीं सुनी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार जहाँ थी, जम्मू में भी थी, सेंटर में थी, तो आज की डेट में 4% बॉर्डर को अलग 6-6 किलोमीटर के दायरे में रिजर्वेशन मिला, 10% EWS का मिला। तो उससे मेरे को लगता है, मैं हर गांव में जाता हूं तो देखता हूं कि बच्चे जो हैं अच्छी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना पैसा खर्च करके उनको ट्रेनिंग करा सकते, दूर पढ़ा सकें। ये सरकार मतलब बॉर्डर के काफ़ी बच्चे हैं जो वो इस चीज़ का फ़ायदा, कि आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं, चुनाव किसी भी तरह का हो तो आपका नाम ज़रूर निकल के सामने आता। तो आप क्या देखते हैं इन चुनावों को? ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस हैं, जहाँ किस तरह से आप इन्हें देखते हैं? क्योंकि समझने सीट इतनी हार्ड हो चुकी है कि समझ नहीं आ रहा कि वोट किसे जाएगा, जनता किसे पसंद करेगी। नो डाउट के इलेक्शन जो भी होता है वो पार्टी बेसिस ही होता है। तो आज की डेट में अगर हम कहें कि हीरानगर की हॉट सीट है, जो ये सीट हमेशा से हॉट ही रही है, क्योंकि जहाँ पे गिरधारी लाल डोगरा, स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी, स्वर्गीय बलदेव सिंह जी एक ऐसे लीडर थे कि उस समय भी हॉट सीट रहती थी, तो उनकी वजह से सुर्खियों में रहती है। तीसरी बात ये है कि ये बॉर्डर क्षेत्र की सीट है, तो ये हॉट सीट है, तो जहाँ पे मुकाबला जो होने वाला है वो कांग्रेस वर्सेस भाजपा का होने वाला है। और
ये कांटे की टक्कर भी रहने वाली है। जैसा मैं ग्राउंड में देख रहा हूँ कि ऐसे नहीं है कि वन साइड गेम जाने वाली है, जैसे कुलदीप राज के टाइम पे वन साइड गेम गई थी, ऐसा नहीं होने वाला है। आज वोटर जो है वो पढ़ा लिखा हो गया है, सारी बात को समझ रहा है, कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन माड़ा कैंडिडेट है या कमज़ोर कैंडिडेट है। लेकिन जो मैनिफेस्टो आते हैं पार्टियों की तरफ से, उनको भी लोग रीड कर रहे हैं कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है वो गरीब के फेवर में है, किस पार्टी का मैनिफेस्टो गरीब के फेवर में नहीं है। मैक्सिमम वोट तो गरीब लोग डालने जाते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ना टाइम है, ना बड़े ऑफिसरों के पास टाइम है कि वो वोट डालने जाएंगे, जहाँ लाइन में लगेंगे। मिडिल क्लास और गरीब लोग जो है वोट डालते हैं, वही सरकारें बनाते हैं। तो मुझे जो जहाँ तक हमारी हीरानगर की सीट का लगता है कि मुकाबला अच्छा होने वाला है और भाजपा और कांग्रेस का मुकाबला होने वाला है। भाजपा की जो नीतियाँ ग्राउंड लेवल पे उनके वर्करों ने जो पहुँचाई है, उससे वजह से आज की डेट में जो लग रहा है कि भाजपा को फ़ायदा होने वाला है। ग्राउंड सोशल मीडिया की बात करते हैं, एक बड़ा अहम रोल निभाता है आज की डेट में। 2014 के चुनाव की बात करें तो एनडीए की जब सरकार आई थी, जब भाजपा हम कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत से आई थी, तो उस टाइम भी उन्होंने सोशल मीडिया का जमकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब भी हो रहा है। पर क्या सवाल ये है सर कि सोशल मीडिया पे जितनी हवा, सपोज करो मैं ही खड़ा हूँ, अगर मेरी इतनी हवा दिख रही है, तो क्या वो ग्राउंड पे भी उतनी ही होती है? जो ग्राउंड और सोशल मीडिया दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया है वो मैं समझता हूँ कि आज हर एक पार्टी उसको यूज़ कर रही है, हर एक कैंडिडेट उसको यूज़ कर रहा है। लेकिन जितनी हवा सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है कैंडिडेट की या उसकी पार्टी की, उतनी ग्राउंड लेवल पे नहीं चलती है। क्योंकि आज की डेट में जो हमारा महिला वोटर है, वो इतना साइलेंट वोटर है कि वो किसी को भी नहीं बताता कि मैंने कहाँ ब्रॉडकास्ट करना है। और मेरा जो मानना है कि आज की डेट में अगर इलेक्शन में कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर वोटर है, वो महिलाएं हैं। महिलाएं डिसाइड करेंगी कि किस तरफ इसका रुख मोड़ना है। हाँ, बिल्कुल। बॉर्डर की सर हम बात करते हैं, अक्सर हम देखते हैं, बहुत बार खबरों में भी देखते हैं, जैसे भी सुनने, क्योंकि हमारे भी नज़दीक है बॉर्डर की। ज़मीन का मसला सर बॉर्डर की का मुझे समझ नहीं आता कि लाइन के उस पार ज़मीन कैसे है या क्या हमें समझ नहीं है। पूरा डिटेल में आप बताएंगे अगर तो कि देखिए क्या, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज जब भी हम देखते हैं बॉर्डर क्षेत्र का दौरा करती हैं, तो वो इस मसले को सबसे पहले रखती हैं कि हम इस चीज़ को ऐसा करेंगे, जहाँ हमने ये चीज़ ऐसे करनी। तो क्या ये मसला सर आप बताएंगे? मसला ये है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, जी, आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हुई, दोनों कंट्रियाँ बन गई, 2 कंट्रियाँ बन गई एक ही। तो उस समय क्या हुआ कि लोग वहाँ से पलायन करके बॉर्डर एरिए से, जो बॉर्डर के नज़दीक गांव थे, खाली हो गए, लोग आगे पीछे निकल गए। उसके बाद 1953 में जब जहाँ जम्मू कश्मीर में पहली सरकार बनी, तो उसके बाद ये पॉलिटिकल लीडर जो हैं बड़े बड़े, जैसे गराला डोगरा जी थे, बलदेव सिंह जी थे, जहाँ और कोई लीडर थे, वो लोगों के बीच में आए। उन्होंने देखा कि जंगल हो गया बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों ने लोगों को बोला कि ये जो जंगल हुआ इसको उखाड़ो भाई, ज़मीन कल्टीवेट करो, इसको पैदावार के योग्य बनाओ। तो लोगों ने उस समय से ज़मीनें जो है जोतना शुरू कर दियाँ। आगे पीछे से भी लोग पलायन करके वहाँ गए। जैसे मेरे पिताजी इस गांव से जहाँ बैठे हैं, जहाँ से पलायन करके वहाँ गए, तो लोगों ने जाके उन ज़मीनों को आबाद किया। अब जैसे जैसे देश तरक्की करता गया, तो पड़ोसी मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान, वो उसने तरक्की नहीं कर पाया जी। तो उसको एक जेलसी हुई, तो उन्होंने प्रॉक्सी वार शुरू कर दी जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के बेस में। तो ये खुला बॉर्डर था, तो खुला बॉर्डर होने की वजह से मवेशी भी आ जाने, उन्होंने भी क्रॉस हो जाना। तो सरकार ने एक डिसीजन लिया जब वाजपेयी की सरकार थी 2002 में कि हम बॉर्डर पे फेंसिंग लगाएंगे। तो जो फेंसिंग लगी बॉर्डर पे, तो वो बिल्कुल जीरो लाइन पे नहीं लगाई। किसकी सरकार थी उस समय? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, केंद्र में। और राज्य में जहाँ फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी जी, एनसी की सरकार थी, मतलब फुल मेजॉरिटी में सरकार थी। तारबंदी का मसला हुआ तो फारूक, एनसी की फुल मेजॉरिटी में सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं थी। फारूक अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये तारबंदी जब लगी, तो उन्होंने कोई तारबंदी कहीं किसी गांव में 500 मीटर पीछे, किसी में 600 मीटर पीछे, किसी में 1000 मीटर पीछे। जैसे मेरा बोबिया गांव है, वहाँ कोई 1000 मीटर पीछे तार लग गई है। 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। रठुआ में भी ऐसा ही हुआ था, रठुआ में भी 1 किलोमीटर पीछे थी। तो फिर जब एमपी था ये लाल सिंह, तो उसने पैदल यात्रा करके वो वहाँ 7 किलोमीटर तार आगे की
लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो पहले वाली भी लगी हुई है और नई वाली भी लगी है आगे, दो तो लगी हुई दो जगह पे किसानों को वहाँ नुकसान हुआ। तो मेरा जो आपका प्रश्न था मैं उस पर आता हूँ कि ये कौन सी ज़मीन है, आईबी और बार्बर वायर फेंसिंग के बीच में जो ज़मीन है, इसका ये मसला उठता है हर समय। और ये ज़मीन है जो अगर आप हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो 10,472 कनाल ज़मीन है जो उस फेंसिंग में अभी फेंसिंग के बीच में है, और वो अरसा 2002 से लेके आज 2024 चल रहा, 22 साल से वो कल्टीवेट नहीं हो रही है। ना ही सरकार उसका कोई रेंट दे रही है, चाहे सरकार वो मनमोहन सिंह की ही आई 2004 से 2014 तक, चाहे सरकार 2014 से 24 तक अब मोदी की है, ये रेंट भी नहीं दे रहे हैं और ना ही वगैरह कुछ कोई कंपनसेशन उस ज़मीन का नहीं दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो ये फेंसिंग लगी 2002 में, उसमें भी आज की डेट में हमारे 4 गांव जो हैं वो कंपनसेशन को तरस रहे हैं। ऐसे ही आर्मी ने डिच कम बंद बनाया हुआ है, आर्मी ने मोर्चे बनाए हुए हैं हर गांव में, 71 में बनाए, 70 जब ये करगिल वार हुआ 97 में उस समय भी बनाए और आज की डेट में भी बना रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का कि जो फार्मर है उसको कंपनसेशन नहीं मिल रहा। नंबर 2 बात मैं करना चाहूँगा कि ये 1953 के बाद जहाँ पे एग्रीकल्चर के कानून बने जम्मू कश्मीर में, उससे जो बड़े किसान थे उनको करते 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 छोटा, 53 से पहले जहाँ 100 एकड़ के किसान थे, किसान थे शुरू से मैं जो वैल्यूशन जो बिग लैंड वैल्यूशन एक्ट लाए शेख अब्दुल्ला जी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए और हमारे जो जनता है, ये मेरा इंटरव्यू देखेगी, जो आज की जंगल बच्चे हैं वो देखें, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि 53 से लेके 1965 तक जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठा करता था, एक देश में 2 देश थे, जम्मू कश्मीर अलग, जहाँ का प्राइम मिनिस्टर अलग होता था और जहाँ का प्रेसिडेंट भी अलग होता था। तो ये हमारी बिग लैंड वैल्यूएशन एक्ट जो शेख अब्दुल्ला जी लाए, वो लाए 1953 में, जिसमें उसने चाहे वो 100 एकड़ का ज़मीन का मालिक था उसको सिर्फ दी 23 एकड़ ज़मीन। उसके बाद 71 में दोबारा शेख अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक और कानून लाया, वैल्यूएशन एक्ट लाए, जो 1971 का कानून भी हमारे डोगरी में उसको बोलते हैं लोग, तो उसमें 12 एकड़ ज़मीन दी है किसान को। तो आज जो बॉर्डर पे किसान है, किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, और कुछ ज़मीन उसकी चलेगी तारबंदी और आईबी के बीच में। तो सरकार को उसके मसले में सोचना चाहिए। इसके साथ साथ क्या हुआ कि ये जो एक्ट लगे, इसकी वजह से ज़मीन जो मालिकाना ज़मीन जो 23 एकड़ से ज़्यादा थी, अगर मान लो कि मेरे पास ही 100 एकड़ ज़मीन थी उस समय, तो 23 मेरे को मालिकी थी और उसमें से 77 एकड़ ज़मीन उसको सरकार कर दिया। ऐसे ही 71 में उस ज़मीन को किसने संभाला? उसको किसानों ने संभाला, बाकी वालों किसानों ने संभाला, क्योंकि परिवार तो बढ़ता गया ना जी। अगर एक 53 में एक बुढ़ा था, उसके आगे भी 4 बेटे थे, और 71 में उन चारों के आगे 2-2 और हो गए, तो संभाला है तो उन्होंने ही। लेकिन आज की डेट में उसको बोला है स्टेट लैंड। और 2018 में जब सत्यपाल मलिक जी जहाँ पे गवर्नर थे, तो उन्होंने क्या किया कि ये कानून लाए कि ये रोशनी एक्ट जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने लाया था, गुलाम नबी की सरकार ने लाया था, कि इसको कैंसिल किया जाए। तो वो कोर्ट में प्ली थी दी हुई, अंकुर शर्मा एडवोकेट हैं एक हमारे डीगाम के, रिसेंटली और काली पार्टी में बीजेपी में ज्वाइन हुए हैं। तो इन्होंने PLI लगाई थी, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी कि ये घोटाला हुआ है 25,000 करोड़ का, जो किसानों को ज़मीन देगी ये 100 रुपये कनाल के हिसाब से। तो उसको अमल करते हुए गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उसको अबालिश कर दिया एक्ट को। और आज की डेट में वो सरकार ज़मीन जो है, जो किसानों के पास है भी है, वो ज़मीन जो है आज की डेट में बैंक लैंड बैंक बना के रखा और अकाउंट डिपार्टमेंट के नाम पे वो उसकी गिरदौरी लग गई है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा, जिसकी भी सरकार जम्मू कश्मीर में बने, और मोदी साहब को भी ये कहना चाहूँगा, आपकी सेंटर में सरकार है और यूटी में जितने भी मैक्सिमम कानून है वो यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट के चलते हैं, कि आज की डेट में एक किसान को कम से कम आपका ही बनाया हुआ 1976 में कानून है कि 6 एकड़ मीन्स 48 कनाल ज़मीन इरीगेटेड और अनइरीगेटेड 54 कनाल ज़मीन जो है एक को लिवलीहुड उसके परिवार को पालने के लिए दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रिसेंटली बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ को मालिकाना हक दिए गए हैं जी। और वो तो 47 के बाद कोई 47 के
53 में आया, कोई 62 में आया, कोई 65 में आया, कोई 71 में आया, उनको अगर आप मालिकाना हक दे सकते हैं तो जो बंदा 1947 से उस ज़मीन को संभाले रखा और आज उसको आप बेदखल कर किया हुआ है आपने उसको उस ज़मीन से, वो एक नाइंसाफ़ी है। उसको भी कम से कम 48 कनाल की मालिक बनाया जाए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि ये खेती की ज़मीन है जो तार के उस तरफ है, आप भी प्रतिनिधित्व करते हैं बॉर्डर के लोगों का, हमने देखा। तो क्या आप कभी किसी के पास गए नहीं इस चीज़ को लेके किसी? मैं इस मसले में हमारी हर महीने मीटिंग होती है। अब कोरोना के बाद जो है ये डीसी लोग हैं, ये है थोड़ा फैसला कर दिया है इन्होंने। आज की डेट में मैं जब समझ रहा हूँ कि जब से ड्यूटी बनी है कोई सुनने वाला नहीं रहा है। नहीं है। ये मुद्दा मैं हर ब्लॉक दिवस में उठाता हूँ। हर जो भी कहीं भी मुझे प्लेटफार्म मिलता है किसी प्रतिनिधि के सामने, तो मैं इस मुद्दे को उठाता हूँ। इसको लेके हम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को मिले थे जी। इसको लेके हम गृह मंत्री उस समय के जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले उनको मिले, मैडम सोनिया गांधी को मिले, स्पीकर को मिले जो लोकसभा स्पीकर थी उस समय की। जो ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि हमने आज भी ठंडे बस्ते में डाला। क्या आश्वासन मिला आगे से? आश्वासन मिला, आज दिन तक किसी ने इस पर गौर नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के किसी सीनियर लीडर के पास? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जब सरकार थी महबूबा मुफ्ती के साथ जी, उस समय मैं महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी को मिला, डॉक्टर निर्मल सिंह को मिला, हमारे डॉक्टर जो जितेंद्र सिंह जी तीसरी बार अभी हमारे एमपी हैं। जहाँ भी कहीं मिलते हैं तो बॉर्डर यूनियन की तरफ से उनको ये मेमोरेंडम में जाता है कि इस ज़मीन के बारे में सोचा जाए। तो फिर क्या मतलब आप क्या समझते हैं, क्या उनके बस का नहीं है इस चीज़ को सॉल्व करना, जहाँ मतलब वो जानबूझ के इस चीज़ को साइड में रखना चाहते हैं? जैसे होता ना कि किसी चीज़ की अगर समझ हो तो बंदा उसको कर देगा, जहाँ कोई दिक्कतें परेशानियाँ कुछ तो होएगा जो अभी तक कोई ऐसी दिक्कत परेशानी कोई नहीं है। जो मेरा समझना है कि जो इस बात को वो आज दिन तक किसी ने सीरियसली लिया नहीं और माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया नहीं। जैसे मेरा सीधा सीधा आरोप है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात को आज दिन तक सीरियसली लिया ही नहीं कि हर एक किसान को मैं 6 एकड़ हम मानते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर किसी किसान के पास 10 एकड़ स्टेट लैंड है, भाई आप उसको 54 कनाल दे दीजिए, बाकी वाली निकाल लो, हम उस समय ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। अगर किसान एक ABC कोई भी है उसके पास है ही 10 कनाल, वो भी आप निकाल रहे हैं, तो वो रोटी कहाँ से पैदा करेगा अपने बच्चे? क्योंकि नेता लोग सर हमने भी देखा कि वोट के लिए कुछ भी करेंगे। तो जैसा आपने बताया कि बॉर्डर की जनता है ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी पे जाती है, तो क्या उन लीडरों को पता है इस चीज़ का कि हम जाएं काम करें या ना करें ये वोट हमें दे देंगे? बिल्कुल, ये माइंडसेट हो गया है ना। मैं तो बॉर्डर के जो लोग हैं, मैं पहले इस बात के लिए उनको स्ट्रेस करता था कि भाई वोट डालना है तो किसी के साथ कोई कमिटमेंट करके डालो, किसी से एफिडेविट लेके डालो। लेकिन जहाँ तक मैंने रीड की अपनी इस सियासत में कि कोई ऐसा जीन्स जो बात चलती है ना कि अगर फादर जेनेटिक होता है काम, बस वो चल रहा है, वही समझ लो वही चल रहा है कि दादाजी ने उसे डाला था, बस मैंने उसे डाला। फैमिली ऐसी चल रही है। हाँ, तो अगर चाहे बॉर्डर की जनता तो इकट्ठा होके जैसे अभी चुनाव का दौर है अभी ले सकती है, एटलीस्ट प्रॉमिस तो ले सकते हैं। जैसे प्रॉमिस ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, सो दैट कि ये सीरियस हो सके। देखिए इसमें मैं कहीं किसी के 2 कैंडिडेट हैं हमारे, दोनों मेरे नज़दीकी हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं। हाँ, अच्छी बैकग्राउंड है दोनों की। सोशल नेटवर्क में राकेश भी अच्छा, कोई वो बुरा नहीं है। और विजय जी पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल एडवोकेट हैं, और सोशल नेटवर्क उसका भी अच्छा है। लेकिन मैंने जहाँ तक अभी तक इनकी स्पीचेस सुनी हैं, जहाँ भी ये इन्होंने नुक्कड़ सभाएं की हैं, उसमें जो बॉर्डर की ये ज़मीन है, जब पीछे भी ऐसी बात नहीं, आज हम जहाँ बैठे हैं इस गांव में भी सरकार ज़मीन है, जहाँ भी कस्टोडियन ज़मीन है। मैं मानता हूँ कि अगर आपने 370 तोड़ के सरकार ज़मीन लोगों की गिरदावरी काट दी, तो फिर आपने जो कस्टोडियन ज़मीन है वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके नाम पे क्यों रखी हुई है? क्योंकि वो टूटना चाहिए, वो भी टूटना चाहिए। तो जहाँ तक मैं दोनों कैंडिडेट की बात कर रहा था, जहाँ जो इनके जो ऊपर से कोई अधिकारी आते हैं, जहाँ कोई लीडर आएंगे, उनको बेसिकली मेरा अपना मानना है कि आज दिन तक किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया इसको समझने के लिए, और ना ही ये अपनी ज़्यादा उसमें बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे। आज जो मेरा जो अपना मैं थोड़ा मन से सोच रहा हूँ जो कि इलेक्शन आ गई है, निजी अटैक हैं एक दूसरे के ऊपर जी, पब्लिक के मुद्दों पे इलेक्शन नहीं है कि मान लो कि मनियारी की क्या समस्या है, मान लो कि
दिशा चक की क्या समस्या है, मान लो कि आप सैडा की क्या समस्या है, मान लो कि आप मेला की क्या समस्या है, मान लो हमारे पथौड़ की क्या समस्या है। क्योंकि वक्त और जगह के हिसाब से हर किसी की अलग अलग समस्या है, लेकिन उन पे चर्चा नहीं है। जी आज की जो मैं देख रहा हूँ, एक तो पार्टी वर्सेस पार्टी के मैनिफेस्टो पर चर्चा है, जी और दूसरा मैन टू मैन चर्चा है, और तीसरी जो है वो मतलब कास्टिज्म पे चर्चा है। अच्छा, कास्टिज्म की जर हम बात करेंगे, कास्ट फैक्टर रहता है क्या चुनाव में? बिल्कुल रहता है, चाहे वो छोटी इलेक्शन हो, आप समझ रहे हैं ऐसे हीरानगर की, चाहे वो छोटी इलेक्शन हो, क्योंकि मैंने 3 इलेक्शनें खुद लड़ी हैं जी उसमें भी रहता है, हम देखते हैं उस समय लोगों में। जी, तो उससे कैसे मतलब इस सीट पे भी, हीरानगर की सीट पे आप कास्ट फैक्टर को कैसे देखते हैं? देखिए इसमें भी कास्ट फैक्टर आ रहा है। सबसे ज़्यादा आबादी की किन की है? सबसे ज़्यादा जो आबादी, जो ऐसे तो आबादी तो मैक्सिमम हिंदू है, जी दूसरे नंबर पे मुस्लिम हैं, तीसरे नंबर पे सिख भाई हैं, चौथे नंबर पे महाजन भाई हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब महाजनों को भी हम हिंदू ही बोल सकते हैं, ऐड करते हैं बिल्कुल। लेकिन एक हमारी जो सब कास्ट में आ जाती है, बोझ फैक्टर भी चलते हैं, ठीक, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, जाट, चमार, महाशाह, महाजन, सिख, खत्री, इन सब के अलग अलग लीडर रहते हैं क्या? इनके सब के अलग अलग पसंद रहती है? अलग अलग पसंद रहती है, अलग अलग इनका वो लीडर रहते हैं। अब हम बात करेंगे हीरानगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आज 88,000 वोट है, 88,000 वोट है, तो उसमें मुझे लगता है कि 40 से 42,000 वोट अकेला ब्राह्मण कास्ट का है। 42,000, ठीक है। इसमें फिर दूसरे नंबर पे आपका जो शेड्यूल कास्ट बोर्ड है जी वो आ जाता है, तीसरे नंबर पे शेड्यूल ट्राइब आ जाता है, चौथे नंबर पे आपका राजपूत बोर्ड आ जाता है। फिर राजपूतों में भी कास्ट हैं, ये जसरोटी ये हैं, जो समयाल हैं, ये जाट हैं, ये चिब हैं, ये सैनी हैं। इसी तरह ये बातें जो चर्चा का विषय बनी रहती हैं। तो मैं समझता हूँ जो मेरी आपके माध्यम से अपील रहेगी कि इन चीज़ों को मत देखिए, वोट जो कास्ट करना है वो आपने अपनी सोच समझ से कास्ट करना है, और अच्छा कैंडिडेट देखते हुए कास्ट करना है। पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, कास्टिज्म के ऊपर उठ के वोट कास्ट करना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि ये जो कैंपेनिंग चल रही है या कुछ चल रहा है, इसमें एक दूसरे पे पर्सनल वार किए जा रहे हैं, जो मुद्दे हैं उनकी मुद्दों से सर याद आ रहा है मुझे भी इस कैंपेनिंग को देखते हुए काफ़ी देर हो गया, मैं नोट करता हूँ कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा जी की बात करें, चाहे राकेश कुमार चौधरी की बात करें, सब डिवीज़न हीरानगर के हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है सर आज की डेट में, किसी डिस्पेंसरी से भी बदतर हालत है उसकी। ना तो मैंने अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा जी के मुख से एक भी बात सुनी उसको लेके, ना ही मैंने राकेश कुमार चौधरी ये बात ये बातें क्यों जानबूझ के छुपाई जा रही हैं, जहाँ इनकी तरफ ध्यान ही नहीं है असल में किसी का। ये बात ये है कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि जो लोकल मुद्दे हैं, मुद्दा एक नहीं है जी, बहुत है मुद्दे। जैसे आपने हॉस्पिटल की बात की, गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी की बात की जी, फिर आपके रोड्स हैं कुछ, उनकी बात कर लो, बॉर्डर के जो स्पेसिफिक मुद्दे हैं वो बात कर लो, कंडी बेल्ट के पानी के मुद्दा है वो बात कर लो। मुद्दा एक नहीं, बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों में आज की डेट में, नशे का सबसे बड़ा मुद्दा है। नशे पे कोई बात नहीं कर नशे पे तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि मैं भी डेली सुनता हूँ सोशल मीडिया पे बैठ के, घर में रात को भी 2 घंटे इनको दोनों लीडर्स को मैं देखता हूँ, तो मैं कमेंट भी करता हूँ जी। जब इनकी वो आ रही होती है उसके नीचे मैं कमेंट भी लिखता हूँ कि आप भाई जो भाषण कर रहे हो वो मुझे पच नहीं रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर जो बात करनी है, जब प्रेस मीडिया के सामने बात करनी है, मुद्दों पे कीजिए, इलेक्शन लड़नी है मुद्दों पे लड़िए। तो आज की डेट में मुझे समझ नहीं आ रही है कि कहीं भी मैं देख रहा हूँ कहीं भी मुद्दों पे बात नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ी जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पूरी इलेक्शन है। अब आप हमारा जम्मू वर्सेस कश्मीर देख लो, मुद्दा एक ही है, हिंदू मुस्लिम, उसी को लेकर वोट मिलते हैं। जम्मू में ये नहीं कि हम जम्मू कश्मीर को क्या बनाएंगे उस पर बात नहीं है। एक छोटी सी बात कोई कर लेगा कि उठा लेंगे कि जैसे फलानी चीज़ का नाम चेंज हो जाएगा, फलाना ये हो जाएगा, अगर आपने वोट उनको दिया तो फलाना ये हो जाएगा। आज हम ये भी देख रहे हैं, कुछ लोग गरीब लोग वोटर होते हैं वो पूछ लेते हैं अगर हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे तो क्या हमारा किसान निधि बंद हो जाएगा, क्या हमारा आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा। कि कुल मिला के साम दाम दंड भेद जो है वो चला रहे हैं ना, वो चला रहे हैं। जहाँ डराने की जरूरत है वहाँ डरा रहे हैं, जहाँ हाथ जोड़ने की जरूरत है वहाँ, लेकिन मुद्दों से भड़के हुए हैं। मुद्दा एक भी नहीं उठा रहा है ना, क्यों? कोई भी पार्टी नहीं उठा रही। मजबूरी रही होगी कि ये मुद्दे
भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आएगी, क्योंकि अगर अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा किसी को पूछेंगे या बोलेंगे कि ये चीज़ ऐसे है, तो आगे से जवाब भी आएगा ना कि पिछले 10-11 वर्षों से केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप क्यों नहीं इन चीज़ों, क्या इसलिए इन केंद्र की तरफ से एलजी बैठा हुआ है ना। चलो मान लेते हैं कि अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा भारतीय जनता पार्टी है, कि उनकी केंद्र में सरकार है। अब राकेश कुमार चौधरी जी हैं, उनके मुंह से भी एक बार भी इसे लेके कुछ नहीं निकला, वही तो उनकी क्या मजबूरी है, वो तो काउंटर कर सकते हैं। पे मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि चलो जिसकी सरकार है वो सरकार के खिलाफ अपना नहीं बोल सकता, चुप रह, वो कैंडिडेट नहीं बोल सकता है। लेकिन जिसकी सरकार नहीं है, जो अपोजिशन में है, सेंटर में भी अपोजिशन में है और ऐसे भी अपोजिशन में है मैक्सिमम स्टेट में, तो वो तो बोल सकते हैं ना। उनको तो मुद्दों को लेके वो भी नहीं बोल रहे हैं, वो भी नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ अपनी निजी बातें हो रही हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, दूसरा भी गलत है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। सोशल मीडिया पे एक दूसरे से बेहतर साबित होने की कोशिश, साबित होने की कोशिश। तो अब अंतिम सवाल हम आपसे करते हैं सर कि कैसे, किस तरह से आप देखते हैं इस टक्कर को हीरानगर की? क्या ये ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है, जहाँ जितना दिख रहा है उतनी ज़बरदस्त टक्कर ये है नहीं? देखिए, मैंने आपको पहले एक बात स्पष्ट की है कि अगर हम सोशल मीडिया जहाँ हम पुरुष या नौजवानों के बीच में अगर चर्चा को देखें जी, तब तो टक्कर कांटे की होने वाली 19-21 की होने वाली है। 19-21 की टक्कर इसे 19-20 बोलूँगा, 19-21 नहीं बोलूँगा, 50-50 की होने वाली है। लेकिन हमारी महिला बहनें, माताएं जो अपने घरों में बैठी हुई हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। वो राकेश के पक्ष में जाता है या एडवोकेट विजय के पक्ष में जाता है। मतलब यूथ और जो सीनियर हैं वो उन्होंने तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि मैं इसके साथ हूँ या मैं उसके साथ हूँ, लेकिन जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनका वोट है जो साइलेंट है, वो वोट जिस तरफ जाएगा वो वोट वो विनर 19 और 21 के अंतर को वही दूर करेगा, वो दूर करेगा और वो वही कैंडिडेट विनर होगा जिसका वोट माता महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का जाएगा। वो डिसाइडिंग फैक्टर है। ये एक हीरानगर की बात नहीं कर रहा मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, पूरे देश में। आज की देश में यही ट्रेंड है कि जहां महिलाएं अपना वोट का अधिकार सही तरीके से कर रही हैं अपनी सोच के हिसाब से। पहले क्या होता था, आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाओ, घर का एक मुखिया होता था, वो बोलता था कि इस बार वोट पर ही अपना हाथ को डालना है, इस बार वोट हमने फूल को डालना है, तो वहाँ जाता था। आज की डेट में मैं क्या देख रहा हूँ कि जेंट्स जो बाप बेटा बात करते हैं कि हम हाथ को डालेंगे वोट या फूल को डालेंगे, तो औरत तो बोलती है ये इधर डालना है, मैंने दूसरी तरफ डालना है, और वो बताती भी नहीं है। मैंने देखा पिछली इलेक्शन में मैंने थोड़ा सा लाल सिंह के लिए काम किया जी, हमारे साथ लोगों ने माना कि हम आपके कहने पे वोट माने। जब रिजल्ट आया तो वोट आया, तो उसका मुझे एक पूरा वो आया कि जो माताएं बहनें हैं, कहाँ से कसर रह गई, ये जहाँ रह गई इनको हमने टच नहीं किया। हम बहनों के पास नहीं जाते हैं, हम माताओं के पास नहीं जाते हैं। अब राकेश जा रहा है तो वो भी जेंट्स के पास जाएगा, अगर विजय जी जा रहा है तो वो जेंट्स के पास जाएगा। माताएं बहनें अपने घरों में बैठी हुई हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमने कहाँ वोट डालना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोटर्स को, चाहे वो नौजवान हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, माताएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, मेरे नौजवान साथी हैं, जितने भी वोटर्स हैं, मेरी उनसे अपील है कि अपना वोट कास्ट करें। जाना जरूर है उस समय, उस दिन अपना कोई भी काम है उसको पेंडिंग करना है। देश हित में, अपनी स्टेट के हित में वोट डालिए और अपने बुजुर्ग जो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, उनको साथ में लेके जाइए और उनका भी वोट कास्ट करवाइए। जी बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है, चुनाव कहीं भी हो तो हम भी यही अपील करेंगे। ये तो हमारी डिस्कशन थी कि क्या है, हम इतने स्टिक नहीं है कि जान सकें, क्योंकि अंतिम जो फैसला सर वो जनता जनार्दन के हाथ में है। तो जनता जनार्दन से अपील है कि वोट करने जरूर जाएं, चाहे किसी को भी करें, किसी के भी हक में करें, जो आपको सही लगता है उसे चुनें, पर वोट करने जरूर जाएं। ऐसी एक और चर्चा के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।